मित्रों, आज हम लोग फिर हाजिर हैं आपकी साप्ताहिक गोष्ठियों में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वातायन हमारी जो यूके की संस्था है, इसने एक साप्ताहिक गोष्ठियों का कार्यक्रम आरंभ किया था। जब से प्रवासी लॉकडाउन शुरू हुआ है, उसमें बहुत से हमें अच्छे कार्यक्रम लाने का अवसर मिला है। इसमें संवाद के कार्यक्रम होते रहे हैं, वैश्विक हिंदी परिवार के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय लेखकों से भारतीय लेखकों के साथ। इसमें बहुत से ऐसे लेखक जो हमारे बीच नहीं रहे हैं, हम उन्हें भी याद करते रहे हैं, उनके साहित्य के ऊपर आयोजन करते रहे हैं। और साथ ही आज का जो यह कार्यक्रम है, ये अपने आप में एक नया स्वरूप है कि यहाँ इसमें हम एक उपन्यास के ऊपर आज बात करने जा रहे हैं। और ये एक बहुत अद्भुत उपन्यास है, मॉम डैड और मैं, जिसका संपादन उषा वर्मा जी ने किया है। और संपादन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये और अद्भुत इसलिए है यह उपन्यास कि इसे 8 प्रवासी लेखिकाओं द्वारा लिखा गया है। उन सबका उसमें सहयोग किया गया है। और पिछले सप्ताह ममता कालिया जी ने इसके ऊपर बड़ा अच्छा अपना परिचय भी दिया था इस पुस्तक के ऊपर। तो आज हम इस मॉम डैड और मैं जो उपन्यास है, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। और इसकी संपादिका और इसके में कुछ लेखक जिनकी इसमें प्रतिभागिता रही है, उनको हम बुलाएंगे, उनसे उनके अनुभवों को सुनेंगे और पुस्तक पर बातचीत होगी। तो सबसे पहले कार्यक्रम को हम आरंभ करते हैं, आप सबका स्वागत करते हुए। और मैं निमंत्रित करता हूँ उषा वर्मा जी को, जो इस उपन्यास की संपादिका हैं, जिन्होंने ये पूरा मुख्य रूप से काम किया है। वो यॉर्क विश्वविद्यालय लीड्स से हमारे साथ जुड़ रही हैं और प्रतिष्ठित रचनाकार हैं, कहानीकार हैं। आइए हम स्वागत करते हैं उषा वर्मा जी का। उषा वर्मा जी, मैं आपसे आग्रह है कि आप अपने आप को अनम्यूट करें और मंच ग्रहण करें। उषा वर्मा जी, आप अपने आप को पहले अनम्यूट करें। उषा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अपने आप को अनम्यूट करें पहले। माननीय पद्मेश जी, दिव्या जी, आप लोगों को आज के आयोजन के लिए अनेक धन्यवाद। आदरणीय अनिल जी, डॉक्टर अजय त्रिपाठी जी और विनीता जी, आप सबको मेरा अभिनंदन। आप सबकी उपस्थिति से आयोजन की शोभा बढ़ेगी। और हार्दिक स्वागत श्री कृष्णकांत जी, हिना बख्शी का स्वागत नाटकीय प्रस्तुति के लिए। और अंत में सबको धन्यवाद करते हुए लेखिकाओं को, सहयोगी लेखिकाओं का भी धन्यवाद। पुस्तक के प्रकाशक भी शायद इसको देख रहे होंगे, इसलिए उनको मेरा हार्दिक धन्यवाद। ये इसके बाद जो किताब है वो हम लोग चर्चा इस किताब की करने जा रहे हैं। तो मैं इसमें बस बहुत 2-4 ऐसी बातें कहूँगी जो आप लोगों के लिए शायद इंटरेस्ट आए, क्योंकि ज़्यादा तो बातचीत करने का टाइम है नहीं, इसलिए कोई इशू नहीं हो सकता। तो मुझे जो इस किताब को लिखने का मन हुआ या मैंने लिखा, तो उसका प्रेरणा तत्व जो है वो अज्ञेय जी की किताब 12 खंभे थी। जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ही अच्छा है, हम लोग भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। और इसी किताब की प्रेरणा से मैंने इस किताब के बारे में सोचा। ये 12 खंभा किताब है। अच्छा, अब जब ये इच्छा हो गई और ये हमारे मन में हो गया कि अब हम इसको करें, तो मैंने इसके बारे में सोचा कि मैं क्या करूं, और सोचती रही। और एक योजना भी मेरे मन में साथ साथ चलती रही, बहुत दिन चली कि इसको किस तरह से किया जाए। तो मैंने कुछ सोचते हुए एक काम किया कि कुछ लेखकों से फ़ोन पर बात की, और फिर उसके बाद मैंने इसको जितना इसमें मैं सोच सकती थी वो सोचा। और उसमें था कि एक कैरेक्टर है बलराज, तो बलराज की जो आर्थिक विपन्नता भी, उसी से ये कहानी शुरू होती है। और फिर उसके बाद ये स्पर्म दान देने की उसकी विवशता कि उसकी नौकरी छूट गई, उसके पास पैसे बिल्कुल नहीं थे, और पितृत्व को स्वीकार करना आदि जो था, संघर्ष आदि की बात मेरे मन में बराबर लगातार घूमती रही। तो मैंने एक तरह से निश्चय कर लिया कि अब मैं इस काम को करूंगी। और मैंने उपन्यास की प्रवासी पृष्ठभूमि को सामने रखते हुए एक खंड लिखा, और ये पहला खंड था। इसको लिख करके मैंने लेखिकाओं को भेज दिया, और उसके साथ एक पत्र भी भेज दिया, उसमें कुछ कंडीशंस थी, वो भी उनको बता दिया। इस
इस योजना को 6 लेखिकाओं ने स्वागत किया इसका, और सभी में उत्साह था। सबसे पहले उषा जी ने किया बहुत खुशी से, और भी सब ने किया। और पुस्तक का उद्देश्य क्या था ये समझ में आए हमें, तो इसको क्लियर करने के लिए इतना ही कहना काफ़ी है कि जो अभी प्रवास की और वैसे भी जो समकालीन समस्याएं हैं जिनसे हमें गुजरना पड़ता है, उनके बारे में मैं कुछ लिखूं। ऐसा किसी से कुछ पुस्तक का जो वस्तु ये है, कथा वस्तु है वो। और तब मेरे मन में उसके बाद ये बात भी उठी कि ऐसे बच्चों के पिता पुत्र के संबंध क्या होंगे, उनका मानसिक विकास क्या होगा। और आज के इस संकट के दौर में जब पुरानी मान्यताएं और धर्म रस्मों रिवाज सब एक तरह से टूट फूट लगी हुई है, लेकिन एक ये भी हम देखें कि ये सब जो दृष्टि है वो बदल रही है, लेकिन बदल के सब टूट फूट के खत्म नहीं हो रहा, उसको रिप्लेस कर रही है नई जो नैतिक मान्यताएं हैं। और जब हम जीवन की गहराई से देखते हैं तो लगता है कि ये जब जितनी भी मान्यताएं हैं, कभी कभी इनके संघर्ष से जीवन दूभर हो जाता है। तो अच्छा तो यही है कि हम लोग जो लिखने जा रहे हैं उसमें हम ये नए जो नैतिक मापदंड हैं कुछ उनकी भी चर्चा करें, तो भी इसमें है। और साथ साथ थोड़ा सा रेसिज्म भी, बहुत विस्फोटक रूप में नहीं, लेकिन फिर भी वो भी साथ साथ काम कर रहा है। तो किताब की थोड़े में यही मतलब कहानी है। इस बातों को ध्यान में रखकर सभी लेखिकाओं ने उपन्यास को आगे बढ़ाया, और 8वें खंड में इसका समापन मैंने किया। 7 मुझे लेकर 7 लेखिकाएं थी, तो एक मैंने पहला किया और आखिर में लेकर उसका समापन किया। अब इस एक बात को कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि ये मेरा पहला उपन्यास था, और पहला उपन्यास भी मैंने बड़े कॉम्प्लेक्स सिचुएशन वाला लिया, और उसकी वजह से कुछ जो परेशानियां हुई उनका थोड़ा सा जिक्र। ऐसी कोई विकट परेशानी हुई भी नहीं, लेकिन कुछ दिक्कतें अपने जो लेखकीय व्यवधान है उसके अलावा। लेखकीय व्यवधान में तो कभी हम बैठे रहते कलम लेके, कुछ लिखा ही नहीं जाता, कभी कुछ बहुत तरह की बातें हो सकती हैं। तो मेरा ये पहला प्रयास, और वो भी इतना कॉम्प्लेक्स उसका ये कि सब लोगों की चीज़ों को एक सूत्र में बांधना, और एक मतलब रनिंग थ्रेड रहे पूरे उपन्यास में, फिर भीतरी और बाहरी उसमें टकराव न हो कि हम भीतर में हमारे कुछ और बातें हो रही हैं और बाहर की बात उसको सपोर्ट नहीं करे। तो इन सब बातों को देखते हुए मुझे काफ़ी काम करना पड़ा, और मुझे खुशी है कि मैंने अपनी क्षमता भर इस किताब के लिए सब काम किया, क्योंकि ये भार मैंने लिया था कि संपादन का काम, छपाई का काम, ये सब मैं करूँगी। तो मैं वो किया, और मैं समझती हूँ कि मेरी निगाह में कम से कम ये उपन्यास है ये सफल हुआ, और जो इसकी दृष्टि थी वो भी इसको मिली। और ये कहना गलत नहीं होगा कि इस तरह का काम करना फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, शुरू से और अंत तक, बड़ा सुखद भी रहा, बहुत अच्छा रहा। बहुत बार हंसी मजाक भी होता है, बहुत बार और भी बातें होती हैं। तो कहना चाहिए कि ये सब जो है वो अच्छी तरह से मिल गया और उपन्यास हम लोग के सामने आ गया। मुझे इसमें सब कुछ पसंद है। इसका कवर भी बहुत मुझे अच्छा लगा, आप लोगों को भी दिखाऊं तो। और किताब में ये सब बातें हुई, तो मेरा समय पद्मेश जी बताएंगे। मुझे वैसे मैंने कह दिया मुझे जो कहना था। अब आप लोग जो भी कहें इसके बाद कोई बात करना चाहें। बहुत बहुत धन्यवाद उषा जी, आपने पुस्तक का परिचय दिया और अपनी की जो चुनौतियां हैं और संघर्षों के विषय में भी एक जानकारी दी। और आज हमारे पास कई वक्ता हैं इस पुस्तक के लेखक और लेखिकाएं जो आएंगी और उस पर टिप्पणी भी करेंगे, तो मैं उनका भी स्वागत करता हूं। बहुत बहुत आभार उषा जी, बहुत एक अद्भुत आपने प्रयास किया है। ये पहला प्रयास हो, लेकिन इसका सबसे बड़ा आकर्षण यही हो जाता है कि इतने लेखकों का मिला जुला उपन्यास है, और
निश्चित रूप से बहुत पठनीय होगा। मैं निमंत्रित करता हूँ, आज हमारे पास भारत मुंबई विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई हैं विनीता सहाय जी। अ, आप कई पुस्तकों की रचयिताएँ हैं और आपने कई विभिन्न पत्रिकाओं, पुस्तकों में प्रवासी साहित्य पर भी काम किया हुआ है। तो मैं स्वागत करता हूँ विनीता सहाय जी का मुंबई से। आएँ विनीता जी। धन्यवाद पद्मेश जी। यहाँ इस आभासी मंच से जुड़े सबको मेरा सादर नमन और साथ ही हिंदी पखवाड़े की शुभकामनाएं भी। वातायन आदरणीय दिव्या माथुर जी, आदरणीय उषा वर्मा जी, श्री पद्मेश गुप्ता जी, आज के अध्यक्ष श्री अनिल शर्मा जोशी जी, आप सबका बहुत बहुत आभार और एक उल्लेखनीय कृति के माध्यम से इस संस्था से जुड़ने के लिए, एक अवसर देने का, अपने विचार रखने के लिए आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। यह उपन्यास मॉम, डैड और मैं कई अर्थों में महत्वपूर्ण है, रचना की दृष्टि से भी और विषय की दृष्टि से भी। इसकी भूमिका में अभी जैसा बताया, बहुत सौम्य, शालीन और विनम्र उषा वर्मा जी ने, कि यह एक प्रयोग था, उनका पहला प्रयोग था और इतना सफल प्रयोग। मेरी दृष्टि में तो यह बहुत ही सफल है। दो देशों के बीच, भारत और ब्रिटेन के बीच घूमता हुआ यह उपन्यास एक प्रयोगात्मक उपन्यास है। उन्होंने भी जिक्र किया कि अज्ञे जी से प्रेरणा लेकर उन्होंने यह उपन्यास लिखा। इस कथा सूत्र को 7 लेखिकाओं ने आगे बढ़ाया और जिस दृढ़ता पूर्वक उस सूत्र को पकड़े हुए वे आगे बढ़ती चली हैं, उपन्यास का ताना बाना बुना है, वह सचमुच अपने आप में अद्भुत है। कथा में एक सूत्रता आदि से अंत तक व्याप्त रही है। कहीं भी कथा बिखरी नहीं है, बिखराव कहीं भी नहीं हुआ है और साथ ही एक रूपता का पालन हुआ है। तो 7 भिन्न लेखिकाओं को एक साथ जोड़ना, जबकि सबका अलग रचनात्मक व्यक्तित्व है, हम जानते हैं, सब अपने आप में समर्थ हैं, सबकी अपनी शैली है, सबके जीवन जगत के प्रति भिन्न दृष्टिकोण हैं, सबको इकट्ठा करके यह उषा जी का संपादन कौशल है कि वह इतनी खूबसूरती से इस उपन्यास को जोड़ पाई हैं एक एक ईंट करके। 1990 के बाद दुनिया जिस तीव्र गति से परिवर्तित हुई है, मानव के लिए यह चकित कर देने वाला भी है, भ्रमित करने वाला भी है। कहीं ना कहीं हम त्रस्त भी हैं इससे और हम आक्रांत भी हैं। विज्ञान की प्रयोगशालाओं में हो रहे वैज्ञानिक प्रयोग अब मानव जीवन का अंग बनते जा रहे हैं। आज के इस कोविड काल में हम इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। इस उपन्यास की कथा भी ऐसे ही एक अत्यंत समसामयिक विषय, स्पर्म डोनेशन और उससे जुड़ा हुआ कृत्रिम गर्भाधान पर आधारित है। एक भारतीय युवक बलराज यूके आकर अपनी बेरोजगारी की व्यवस्था में अपना वीर्यदान करता है और उससे जो पैसे मिलते हैं उससे वह अपना गुजारा करता है और इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ है कि इसकी विसंगतियां क्या हो सकती हैं, आगे उसको क्या झेलना पड़ सकता है। उधर एक ब्रिटिश लड़की रेचल, जो कि एक दक्षिण भारतीय युवक के प्रेम में आकंठ डूबी हुई है और उसकी अकस्मात मृत्यु के कारण टूटी हुई, उसके जैसे ही एक संतान की उत्कट आकांक्षा पालती है और अपनी इस चाह को वह उस स्पर्म डोनर के दान से पूरा करती है, अविवाहित मां बनती है। रेचल के लिए वीर्यदान करने वाला व्यक्ति साधन मात्र होता है और नगण्य है उसकी दृष्टि में। इसी तरह से बलराज भी इस घटना को भूल जाता है और कथा में नाटकीय मोड़ आता है जब 20 वर्षों बाद, लगभग 20 वर्षों बाद, नील नाम का युवक उपन्यास में प्रविष्ट करता है और यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है। और इस मुख्य कथा के साथ कई अंतर कथाएं चलती रहती हैं समानांतर, जो इस उपन्यास को पूर्णता प्रदान करती है। अधिकतर घटनाएं यूके में घटी हैं, लेकिन भारत यहाँ विद्यमान रहा है। प्रवासी साहित्य के साथ जो बातें होती हैं, लेकिन एक बात है कि भारत यहाँ कभी भी हावी नहीं रहा,
कभी नॉस्टैल्जिया वाली बात नहीं आई। साथ में बड़े संतुलित ढंग से भारत और ब्रिटेन दोनों चलते रहे हैं। बलराज और अनुज के साथ तो भारत लगातार बना हुआ है, नील हाफ इंडियन प्रमाणित किया जा चुका है, और जो रेचल है उसमें विशेषकर भारतीयता देखी जा सकती है। ये हम कई जगहों पर देखते हैं। अंत में जाकर तो बिल्कुल, जहां अंत होता है वहां पर तो जाकर यह बात बिल्कुल साबित हो जाती है कि जहां वो अनुज को उसकी पत्नी के साथ स्वीकार करते हैं परिवार के रूप में। तो यह उपन्यास इस दृष्टि से भी विशिष्ट है कि प्रवासी साहित्य का सही अर्थों में प्रतिनिधित्व करता है, और इस भूमंडली के दौर में विश्व परिवार की अवधारणा का परिपोषण करता है। हम धीरे धीरे देखते जाते हैं कि किस तरह से उसका एक परिवार का विस्तार होता चला जा रहा है। दरअसल यह मानवीय संबंधों की कथा है। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं, उसके सुख दुख, उसके हर्ष विषाद, उसके राग द्वेष सारी दुनिया में एक से होते हैं। अभिव्यक्ति में भिन्नता भले ही हो, भारत का व्यक्ति हो या ब्रिटेन का, इन्हीं सार्वभौमिक और सर्वकालिक भावाभिव्यक्तियों से होकर गुजरता है। हम अपने अभावों की पूर्ति के भी विकल्प ढूंढते हैं, जैसा विकल्प रेचल ने ढूंढा, जैसा बलराज ने ढूंढा, रोजमेरी ने ढूंढा, ऐसे विकल्प हम ढूंढते चलते हैं। समाज की संरचना जटिल होती है, और उससे भी जटिल होती है मनुष्य के संबंधों की संरचना। बहुत बड़े उलझे हुए होते हैं। इस उपन्यास में इस तरह के संबंधों का जाल बुना गया है, और हम देखते हैं कि पिता पुत्र संबंध, माता पुत्री संबंध, मित्र के साथ संबंध, समाज के अन्य घटकों के साथ हमारे संबंध, किस तरह से उन सब का बड़ा सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया गया। हालांकि विस्तार में बातें नहीं कही गई हैं, क्योंकि विस्तार की संभावना यहाँ नहीं है। बहुत अधिक संभावना है, लेकिन वहां तक पहुंचा नहीं गया है। कहा जा सकता है कि यह उपन्यास मानवीय संबंधों के द्वंद्व का उपन्यास है। उपन्यास में कई तरह के द्वंद्व इस तरह के दिखाई पड़ते हैं, सामने आते हैं। पिता पुत्र संबंधों में हो, या प्रेमी प्रेमिका के संबंधों में, पति पत्नी संबंधों में हो, पारिवारिक संबंधों के अलावा भी और कई संबंध ऐसे हैं, रंग भेद, नस्ल भेद आदि का द्वंद्व। ये सब हमको इस उपन्यास में देशी, परदेशी, इंडियन, ब्रिटिश, ये सारी बातें उभर कर आती हैं। तो हम इस उपन्यास में एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है कि पिता पुत्र संबंधों पर, क्षमा कीजिए, थोड़ा संक्षिप्त कर लें तो अच्छा रहेगा हमें। ठीक है, बस चलिए। मैं अब निष्कर्ष तक अब थोड़ी बात बस अपनी कर देती हूँ। वास्तव में मेरी दृष्टि में यह उपन्यास न केवल अपने नवीन विषय वस्तु एवं अनूठे प्रयोग के लिए लंबे समय तक याद किया जाता रहेगा, बल्कि प्रवासी साहित्य में भी एक माइलस्टोन की तरह बना रहेगा। ब्रिटेन के प्रवासी हिंदी साहित्य में ही नहीं, बल्कि विश्व साहित्य, हिंदी साहित्य में भी इस उपन्यास ने अपने लिए जगह सुनिश्चित कर ली है। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ। मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया और बोलने का अवसर दिया गया, उसके लिए आप सबकी आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनीता जी। आपने उषा वर्मा जी के बाद उन्होंने तो परिचय दिया था, आपने इसमें जो संबंधों के ऊपर अपना प्रकाश डाला और उससे हम लोगों की रुचि और बढ़ रही है। अब हम निमंत्रित करते हैं अमेरिका से हमारे साथ जुड़ी हैं कविता वाचक नवी जी, जो विशंभरा संस्था की महासचिव हैं और अनेक पुरस्कारों और सम्मानों से विभूषित। हम सब उनसे अच्छी तरह से परिचित हैं। आइए हम निमंत्रित करते हैं डॉक्टर कविता वाचक नवी जी को। आइए कविता जी, जुड़िए। नमस्ते। धन्यवाद पद्मेश जी, धन्यवाद वातायन, और धन्यवाद उषा वर्मा जी, और दिव्या जी, मीरा जी, पद्मेश जी, आप सभी को धन्यवाद। मैं अभी सुन रही थी अपनी पूर्व वक्ता को, और
उषा जी बोलेंगी या मैं नहीं, मैं थोड़ा 10-15 मिनट देर से जुड़ी हूँ, मैं नहीं जानती कौन कौन बोल चुके हैं और कौन कौन बोलेंगे अभी। तो मुझे लगता है, मैं यह मानकर चल रही हूँ कि अनिल जी बोलेंगे ही या बोल चुके होंगे। तो आपको सार रूप में अधिकांश लोगों को उपन्यास की कथा वस्तु और कथ्य इत्यादि की जानकारी मिल रही है, मिल जाएगी और मिल सकती है। मैं क्योंकि इस उपन्यास में भागी रही हूँ, तो उस रूप में मैं अपनी बात कहूंगी। 5 मिनट का मुझे समय दिया गया है, बहुत जल्दी समेटूंगी। यह इस उपन्यास की योजना उषा जी बताएंगी ही कि इस उपन्यास की योजना कैसे बनी। मैं एक ऐसी व्यक्ति हूँ जहाँ मैं तब इसमें जुड़ी जब सभी भाग इसके लिखे जा चुके थे, सभी अपना अपना हिस्सा लिख चुके थे, और तब तक शायद ब्रिटेन में लोग नहीं जानते थे कि मैं भी ब्रिटेन में रहने आ चुकी थी स्कॉटलैंड से, और या मेरे संपर्क नहीं थे लोगों के पास, या जैसे भी है, मेरी प्रवृत्ति भी कुछ ऐसी है कि जब तक लोग पहल ना करें मैं अपनी तरफ से जल्दी लेखक हूँ या ऐसी चीजें नहीं बोलती हूँ। तो जब तक पता लगा तब तक, हेलो जी हाँ, सुन रहे हैं, हम आपको सुन रहे हैं। हमने क्या उपन्यास की बात पे जी, तो मैं तब उसमें जुड़ी। तब तक अधिकांश लेखिकाएं लिख चुकी थी, लगभग सभी लिख चुकी थी। और जैसा कि इसकी भूमिका में उषा वर्मा जी ने लिखा है कि 2 लेखिकाएं किन्हीं कारणवश इसमें नहीं जुड़ पाई, तो शायद इसलिए मुझे अवसर मिला हो ऐसा भी आप समझ सकते हैं। किसी भी प्रकार, मैं थोड़ा सा हिंदी साहित्य के इतिहास में आपको ले जाना चाहूंगी। एक तो उपन्यास जो सामूहिक संयुक्त उपन्यास लिखा गया, आप सभी जानते हैं, राजेंद्र यादव जी से जोड़कर कई जगह जगह उसकी चर्चा होती रही है। कई लोगों ने उस उपन्यास को, क्योंकि अपने आप में वह पहली चीज थी, और हिंदी साहित्य के विद्यार्थी उस योजना से पूर्व परिचित हैं। मुझे याद आता है सन वर्ष 1964, इसकी जानकारी हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को भी नहीं है, बड़े दुर्भाग्य की बात है। लेकिन जो सन 64 में हिंदी का पाठक रहा होगा, विशेषकर उत्तर भारत में, जो वीर प्रताप, उस समय वही सबसे बड़ा हिंदी का समाचार पत्र हुआ करता था, जो वीर प्रताप पढ़ते रहे हैं वे जानते होंगे 1964 में उसमें एक संयुक्त उपन्यास सामूहिक काहले प्रकाशित होना शुरू हुआ, जो लगभग 2 वर्ष तक चलता रहा, और प्रति सप्ताह था। 6 लोग उसके लेखक थे। सुरेंद्र मंथन जो लघु कथाकार, मेरे चाचा जी भी थे, वे उनकी और उनके मित्रों की योजना थी। अब तो सुरेंद्र मंथन जी ने उसके 2 खंड लिखे थे, और दूसरा खंड फिर बलराज जोशी जी ने लिखा, जिनका बेटा अभी दैनिक ट्रिब्यून में संदीप जोशी है, और तीसरा खंड मेरे पिताजी ने लिखा। तो ऐसा तय हुआ था कि सभी 3-3 खंड लिखेंगे, लेकिन संपादक ने पहले व्यक्ति सुरेंद्र मंथन जी ने 2 खंड लिखे, और ऐसा योजना थी कि वे अंतिम खंड भी लिखेंगे, तीसरा, इसलिए उन्होंने 3 खंड नहीं लिखे। लेकिन कथा इस तरह से बढ़ती चली गई, क्योंकि यह तय था कि कोई भी लेखक जो लिखेगा, दूसरा लेखक उसके लिखे में कुछ हेर फेर नहीं करेगा, न संपादक हेर फेर करेगा। तो जब अंतिम, उसमें मैं उन लेखकों के नाम भी ले दूं, क्योंकि बहुत अधिकांश उसमें से नहीं रहे, तो मेरे लिए यह बड़ी उसकी बात है। सुरेंद्र मंथन जी ने पहला भाग लिखा, बलराज जोशी जी ने दूसरा, मेरे पिता श्री इंद्रजीत देव जी ने तीसरा भाग लिखा, मदन शर्मा राकेश, वे तब शिमला में रहते थे, उन्होंने चौथा भाग लिखा, सत्यानंद बंसल वीर प्रताप के ही संपादकीय विभाग में थे, उन्होंने 5वां भाग लिखा, और वीर प्रताप के सह संपादक हुआ करते थे संतोष कुमार जी, उन्होंने 6ठा भाग लिखा। तो जब 6ठा भाग संतोष जी ने लिखा, उन्होंने नायक की मृत्यु हो गई, नायक समाप्त हो गए। तो सुरेंद्र मंथन जी को फिर बाद में इन सबको लगा कि अब कोई औचित्य नहीं है कथा का, अब जब कथा ही पूरी बदल गई है, तो इसलिए जो सुरेंद्र जी को तीसरा भाग लिखना था वह नहीं लिखा गया। लेकिन वह उपन्यास कहीं उपलब्ध नहीं है। मेरे पिताजी वाला खंड मुझे सुरेंद्र मंथन जी ने अपनी तरफ से एक बार दे दिया था किसी तरह से, तो उसके कुछ बिखरे हुए अंश मेरे पास बचे हैं केवल। लेकिन हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए यह एक रोचक जानकारी हो सकती है
और इस उपन्यास के बारे में यह है कि लोग प्रतीक्षा किया करते थे कब अगला भाग आएगा। वीर प्रताप के कृष्ण जी ने ऐसी बातें कही हैं और बताया है कि बहुत। तो जब ये ऐसा उपन्यास की योजना मेरे पास आई, उषा जी ने कहा, तो मुझे यह बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे मैं, जो मेरे पिताजी और चाचा जी इत्यादि ने जो मिलकर किया, एक ऐसी योजना का हिस्सा बनने वाली हूँ। लेकिन क्या था कि जो इंटरनेट पर पाठक है, उन दिनों एक बुनो कहानी टाइप की बात चल रही थी, तो इंटरनेट का जो पाठक है आमतौर पर उसका, और खासकर उस समय, आज से 6-8 साल पुरानी बात मैं बता रही हूँ, थोड़ा वैसा नहीं था कि बहुत साहित्य की कोई पृष्ठभूमि से आया है। थोड़े थे कुछ लोग साहित्य की पृष्ठभूमि से भी, तो सबको लगा कि हाँ वो इंटरनेट से ही साहित्य को जानते थे और उतना ही जानते थे जो कुछ इंटरनेट पर था। तो वैसे लोगों को लगने लगा कि यह बुनो कहानी किस्म की कोई चीज है, जैसे एक कहानी बुनी जा रही है और यह है। और कुछ ऐसा रहा कि उपन्यास का कलेवर भी, मैं, यदि किसी ने अभी यहाँ ना देखा हो, मैं दिखा देती हूँ। यह उपन्यास का है, छोटा सा पतला सा, जैसा हमें था कि बन पाएगा ऐसा, काफी अर्थों में बना भी, और कुछ चीजें हर इच्छा पूरी नहीं हुई। तो इस तरह से यह आया तो कुछ लोगों को, लेकिन यह बुनो कहानी जैसा नहीं था। इसमें 2-3 चीजें जो उन ऐतिहासिक उपन्यास, जिन दो की मैंने कहा पहले कि इस तरह के सामूहिक प्रयास हुए, यह महिलाओं की दृष्टि से यह पहला प्रयास था कि कहीं पर, और किसी एक देश में रहने वाले जो भारत से बाहर हैं, भारत से बाहर यह पहला प्रयास था हिंदी में। और सभी महिलाएं थी इसमें, यह बहुत बड़ी ध्यान रखने की बात है। एकदम एक तरह के, इस तरह की योजना थी, इस तरह का कलेवर आया इसका कि किसी ने उस समय हिंदी में इस तरह की चीजें, जब इसकी परिकल्पना उषा जी ने की, उस समय यह विषय एकदम अछूता था, नया था, हिंदी का पाठक परिचित नहीं था। लेकिन तभी एक फिल्म आ गई ऐसी, तो फिल्मों की कहानी बहुत जल्दी जनता तक पहुंच जाती है। एक हिंदी फिल्म आ गई स्पर्म डोनेशन और इस तरह के उस पर, तो लोगों के लिए यह विषय कोई बड़ा अछूता सा नहीं रहा। नहीं तो मुझे लगता है कि शायद इस विषय को अगर विलंब न होता, यह उपन्यास जल्दी आ जाता, तो जितनी चर्चा इसको मिलती वह उस कारण से नहीं हो पाई। हो सकता है कुछ विरोध भी मिलता, क्योंकि भारत के पाठक के लिए स्पर्म डोनेशन से पैदा और जो सामाजिक मर्यादाओं की बात की जाती है, जबकि आपने देखा है कुछ पाठकों ने भी और कुछ समीक्षकों ने भी जिन्होंने इसका आकलन किया है, उन्होंने इस बात को रेखांकित किया है कि ऐसा किसी सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन उपन्यास में नहीं किया गया। सभी अपनी आदर्श में, उसमें इसके पात्र जो हैं चले जाते हैं, और सभी अपने प्रति एक सहानुभूति पाठक के मन में साथ साथ उत्पन्न करते चले जाते हैं। तो लेकिन इसमें यह, इसका यानी व्यक्तिगत रूप से मैं यह बात आज पहली बार इस मंच पर कहना चाहूंगी, मैंने कभी किसी से कही नहीं है, कि जो मुझे एक चीज जो लगी वह यह थी कि जैसे जिसने जो भाग लिखे, जब तो उनमें ऐसा नहीं है, पाठक के हाथ में जो आया है, प्रत्येक रचनाकार ने जो चीज लिखी वह एज इट इज आई हो। कई चीजें, कुछ अंश बदल दिए गए, बदलने पड़े, और वे उस रूप में नहीं आए हैं। तो अब पाठक के हाथ में है, वह कैसा इसका मूल्यांकन करता है, कैसा पढ़ता है। अनामिका प्रकाशन इलाहाबाद से यह प्रकाशित हुआ है। विनोद जी मेरे बहुत पुराने केदार सम्मान के समय के मेरे परिचित हैं, और उन्होंने इसको बहुत अच्छी तरह से प्रकाशित किया है। पर एक तो सभी हम रचनाकार इसके विदेश में बैठे हैं, और वे सब चीजें नहीं, तामझाम किसी ने ऐसे नहीं किए जो यदि भारत में रहते तो वे शायद उतने तामझाम कर सकते थे। तो मैं हिंदी के विद्यार्थियों से इस मंच के माध्यम से यह बात कहना चाहूंगी कि आप इसको बहुत सारे उपन्यासों की भीड़ में आया हुआ एक उपन्यास न समझें। इसका मूल्यांकन करते समय 2 बातें हमेशा आप इस उपन्यास को उस परंपरा में रखिए जिस परंपरा में 2 उपन्यासों की मैंने चर्चा की है। यह उस कड़ी में यह तीसरा उपन्यास है, तो उन अर्थों में यह एक ऐतिहासिक कृति है। दूसरी बात यह कि यह महिलाओं का एक प्रयास है इस रूप में इसका। तीसरा, यह विदेश में बैठी हुई महिलाओं का प्रयास है। तो इस रूप में आप इसको उस कड़ी में रखकर, उस श्रृंखला में आप इसका अवलोकन करें, आलोचना करें और देखें, और फिर आपको लगता है कि इसमें कुछ विशेषताएं हैं, कुछ खामियां हैं, उन सभी का हम स्वागत करेंगे। हमारी सारी टीम उनका स्वागत करती है। कविता जी, और मैं पुनः, मेरा ख्याल है समय, मुझे संकेत आ रहा है, मैं समाप्त करती हूँ यहीं पर, शेष बातें बाद में। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी। आपने इस उपन्यास के माध्यम से बड़े ऐतिहासिक संदर्भ दिए साहित्य के, जो ऐसे प्रयास पहले हो चुके हैं और जानकारी हम लोगों को मिली, वो अपने आप में बहुत बहुमूल्य है। अब मैं निमंत्रित करता हूँ इसी उपन्यास की सहयोगी लेखिका कादम्बरी मेहरा जी को, जो प्रतिष्ठित कहानीकार और साहित्यकार हैं हमारी इंग्लैंड की, और हम सब उनसे परिचित हैं। कादम्बरी जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें और कृपया आएं। स्वागत है कादम्बरी मेहरा जी का। उपन्यास तो आजकल हिंदी के पाठकों में चर्चा का विषय बना हुआ है, ये हम सभी जानते हैं। 2 वर्ष पूर्व जब ये मेरे हाथ में आया तो इत्तेफाक से भोपाल की श्रीमती प्रभा मिश्रा यहाँ आई हुई थी, तो उन्होंने इसे पढ़ने की उत्सुकता दिखाई, और क्योंकि एक ही कॉपी थी मेरे पास तो मैंने उनको थमा दी। मैंने कहा फिर देखूंगी, आप मैंने तो पढ़ा ही हुआ है PDF में भी, तो आप ले जाइए। तो वापस में भोपाल में जाकर उन्होंने इसे हिंदी लेखिका संघ में इंट्रोड्यूस किया और वहां पर ये हाथों हाथ घूमा। तो कईयों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। तो आज मेरे हाथ में इस समय 2 प्रतिक्रियाएं हैं जो मैं पढ़ना चाहूंगी, अपनी बात मैं फिर कभी कहूंगी। श्रीमती प्रभा मिश्रा और श्रीमती सीमा रानी। प्रभा मिश्रा जी कहती हैं, 7 लेखिकाओं की विचार श्रृंखला और भाषा शैली कुछ ऐसे प्रवाहित हो रही है जैसे सृजन की एक नदी बह रही हो। उसके बहाव में जिसने बहना आरंभ किया वो इसकी संपूर्णता में विलीन होता गया। उषा वर्मा जी ने उपन्यास की विषय वस्तु की परिकल्पना में मानव विज्ञान के साथ मनोविज्ञान पर अपनी दृष्टि स्थिर रखी है। कथानक का विस्तार अन्य लेखिकाओं की अद्भुत कल्पना से उपजे अनेक पात्रों व घटनाओं के जुड़ते जाने से हुआ है। अंत तक कौतूहल के साथ सरसता बनी हुई है। उषा जी के प्रथम परिचयात्मक घटनाक्रम को दिशा देते हुए अनुभवी कहानीकार दिव्या माथुर जी अपनी मंझी हुई भाषा शैली में मुख्य घटना के कारणों पर प्रकाश डालती है। इसके बाद श्रीमती वंदना शर्मा जी नायिका रेचल की जिंदगी के पूर्व संयोगों का सहज शैली में भावनात्मक वर्णन करती हैं। इन्होंने पाश्चात्य और भारतीय संस्कारों संबंधों का तुलनात्मक चित्रण कुशलता से किया है। उपन्यास के पृष्ठ 65 से कादम्बरी मेहरा जी का लेखन आरंभ होता है, जो उनके वाक्य विन्यास और विशिष्ट भाषा से मुझे परिचित लगा। उन्होंने मुझे पढ़ा इसलिए उन्होंने लिखा। उदाहरण के लिए, जहां वंदना जी रेचल की पूर्व जीवन के पर्दे उठाती हैं, वहीं कादम्बरी जी बलराज की कहानी बताती हैं। कोई उसका अपना ख्याल रखने वाला उसके रेतीले जीवन में मेघ सा बरसा रहा था। बलराज ना तो उस अदृश्य नारी को अपनी कल्पना में कोई रूप दे पा रहा था, ना ही उसका सामना कर पा रहा था। वो बस वहां थी, अमूर्त, मौन, किंतु ठोस। बलराज नील की पितृविहीनता में अपनी छवि देखता रहा। उससे नहीं तो उसकी भावनात्मक कमी से पूरी तरह एकात्म स्थापित कर सका, और उसे नील को एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आई। कहानी की बागडोर जब उषा राजे जी ने संभाली तो उनके तीखे तेवर और चुटीले संवाद नजर आने लगते हैं। एक जगह वो कहती हैं, ये स्टीरियोटाइप विजन ही हमारा खोखला आदर्श है। रोजमेरी की मानसिक उथल पुथल को समीक्षित करते हुए वो लिखती हैं, बलराज मेरी बेटियों का शुभ चिंतक है। रोजमेरी की पैनी नजर घटना की सतह पर नहीं वरन उसकी अंदरूनी परतों पर थी, जो उसकी जिंदगी को तहस नहस करके खंड खंड कर रही थी। 6ठे स्थान पर रमा जोशी जी ने इस कथानक को मानसिक विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ाया है। याद रहे, हम लोगों ने किसी जमाने में मिल्टन पढ़ा है, पैराडाइज लॉस्ट, और उसकी व्याख्या में ये कहा गया था कि ये जो किताब है और या ये जो लिखा गया था एक ब्लैंक वर्स में, तो ये मानसिक रूप पर आगे बढ़ता है। तो यह ऐसा ही कुछ रमा जोशी ने इसको किया है। प्रत्येक पात्र की मनस्थिति का सरल भाषा में सक्षम चित्रण बहुत प्रभावी है।
इसके आगे श्रीमती कविता वाचकनवी क्रिसमस के त्योहार और पात्रों के सुखद मिलन व संवादों से उपन्यास को जीवंत बनाती हैं। समापन की ओर ले जाते हुए उषा वर्मा इस उपन्यास में एक ओर भारतीय संस्कारों की गरिमा तो दूसरी ओर अंग्रेजों की समझदारी और व्यवहारिकता को उभारती हैं। मॉम, डैड और मैं, रेचल, बलराज और नील के संबंधों में परस्परता है, अंतर्निर्भरता है, किंतु संपूर्णता नहीं। समापन में उन्होंने सभी किरदारों को एक सुखद भविष्य की ओर जाते हुए एक ही जमीन पर लाकर खड़ा किया है, जो उपन्यास को सुखांत बनाता है। दूसरी समीक्षा है सीमा रानी जी की, बहुत संक्षेप में पढ़ूंगी। आप कहती हैं, उपन्यास भारतीय संस्कारों और विदेशी परिवेश के द्वंद्व को भली भांति चित्रित करने में सफल हुआ है। रंग, रूप, देश, भाषा, संस्कृति भले ही अलग हों, लेकिन मानवीय संवेदनाएं हर जगह एक जैसी होती हैं। इस प्रकार यह उपन्यास एक तरह से सार्वभौमिक मानवता की कहानी बन जाता है और यही इसकी उपलब्धि है। विदेशी स्त्री रेचल का भारतीय युवक अनंत से इस हद तक प्रेम करना कि उसकी मृत्युपरांत भी उसकी संतान की अदम्य कामना करना और फिर इसीलिए एक एशियाई मूल के व्यक्ति के अंश से पुत्र पैदा करना, उसके परिवार से निरंतर संपर्क बनाए रखना आदि प्रेम संबंधों की आत्मीय सघनता की अनूठी मिसाल है। बलराज की महिला मित्र, रोजमेरी की उदात्त विचार प्रक्रिया, नील का सहज जुड़ाव, रेचल, रिचर्ड और लोरी का क्रिसमस पर संपर्क, ये सब इस कहानी में भारतीय बनाम विदेशी की खाई पर ऐसे छोटे छोटे मनभावन पुल बनाते हैं जो बेहद खूबसूरती से इस अंतर को पाट देते हैं। उपन्यास कुंठाग्रस्त पात्रों का जमावड़ा भर नहीं है, बल्कि प्रत्येक पात्र सुलझा हुआ विचारशील संवेदनात्मक व्यक्ति है। मानवीय मापदंडों की कसौटी पर देश, जाति, धर्म, परंपराएं सभी एकाकार हो गई हैं और मनुष्योचित गुण धर्म जैसे प्रेम, दया, उदारता नए रूप में उभर कर आते हैं। अब मैं कहूंगी अपनी तरफ से, ये भविष्य के रंग भेद समाज की छवि का निर्माण करता है। ये असल में अंतरराष्ट्रीय कथा कहा जा सकता है। कथानक की अनवरत एक सूत्रता के लिए सभी लेखिकाएं बधाई की पात्र हैं, जबकि सब ने अलग अलग जगह बैठ के अलग अलग लिखा। शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद कादम्बरी जी। कादम्बरी जी ने इस उपन्यास पे जो समीक्षा लिखी गई हैं, डॉक्टर प्रभा मिश्रा और सीमा रानी जी, उनकी समीक्षाओं का सार यहाँ पर प्रस्तुत किया, जिसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं कादम्बरी जी। और अब मैं इसी उपन्यास की एक और लेखिका डॉक्टर वंदना मुकेश जी को निमंत्रित करता हूँ। वंदना जी प्रतिष्ठित लेखिका हैं, साहित्यकार हैं और बर्मिंघम से आती हैं यहाँ यूके में। वंदना जी, आप हमसे जुड़ें, आपका स्वागत है। नमस्कार। सर्वप्रथम आकाश मार्ग से उपस्थित देश विदेश से जुड़े सभी गणमान्य अतिथि और सम्माननीय श्रोतागण, आपको मेरा हार्दिक नमस्कार। वातायन संस्था के समस्त पदाधिकारियों को इस आयोजन के लिए और मुझे अपनी बात रखने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और सबसे ऊपर मॉम, डैड और मैं की लेखिका, संपादिका, वरिष्ठ हिंदी साहित्यकार श्रीमती उषा वर्मा के प्रति मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, जिनकी शान में, जिनकी पुस्तक की शान में, जिनकी सोच की शान में आज का ये कार्यक्रम है और जिन्होंने मुझे अपनी क्रांतिकारी कृति मॉम, डैड और मैं एक लेखिका के रूप में सहभागिता का अवसर प्रदान किया। और साथ ही मैं अपनी साथी लेखिकाओं के प्रति भी आभार और अभिनंदन दोनों व्यक्त करती हूँ और अपनी बात बहुत संक्षिप्त में रखती हूँ कि अभी मेरे पूर्व वक्ता जो थे उन्होंने उस उपन्यास के विशिष्ट पहलुओं पर बात की। अगर हम पूरी कहानी बता देंगे तो इसे पढ़ने की जिज्ञासा खत्म हो जाएगी,
वो वहीं रखते हुए मैं आपको तीसरे अध्याय तक कुछ अपने निजी अनुभव से उस यात्रा पर ले चलती हूँ कि ये जो लघु उपन्यास है ये दोनों देशों की संस्कृतियों को समानांतर रूप से लेता चलता है और बहुत ही सहज रूप में दिखाता और संभालता है। इसमें कहीं कोई टकराव नहीं है। जब मुझे उषा जी ने इस किताब का संपर्क किया और उस समय वो पहला अध्याय उनका लगभग पूरा हो चुका था और मैंने जब उसे पढ़ा तो मुझे उसने बहुत आकर्षित किया। दो कारणों से। एक तो कि उषा जी ने एक ऐसा विषय उठाया था जो जिसके बारे में बात करना भारतीय समाज में निषिद्ध है, अभी भी निषिद्ध है और एक टैबू की तरह है ये। लेकिन उषा जी ने इतने गंभीर विषय को और इतनी शालीन भाषा में प्रस्तुत किया है कि उसमें दूर दूर तक कहीं अश्लीलता नजर नहीं आती, क्योंकि पहले ही अध्याय में वीर्यदान की प्रक्रिया का वर्णन है, लेकिन वो इतनी शालीनता से किया गया है, वरना वर्तमान साहित्य में कहीं कहीं भद्देपन को यथार्थ वर्णन के नाम पर कड़वे घूंट की तरह गटकना पड़ता है। मैं मॉम डैड और मैं की सृजन यात्रा में किसी न किसी भांति अंत तक जुड़ी रही इसके पुस्तक आने तक, जब तक यह इस रूप में नहीं आ गई, और आज भी, और शायद यह हमारे लिए एक बहुत अनूठा अनुभव रहा। कई बार हम अपने किसी कार्य के दूरगामी परिणामों का आकलन नहीं कर पाते हैं। उसका एक प्रकार, उसकी एक मिसाल बलराज का ये काम था, लेकिन ये एक सुखद रूप में समाप्त होता है। पहले अध्याय में उषा जी द्वारा लिखा गया पहला अध्याय बलराज अनुज के गर्दिश के दिनों, मिस्टर रॉबिन्सन की उनकी मेहरबानी, अनुज के असफल विवाह आदि के बाद 18 वर्षों के अंतराल के बाद नील द्वारा अपने जैविक पिता की खोज और मुलाकात के समय निश्चित होने पर समाप्त होता है। दूसरे अध्याय में दिव्या जी कहानी को आगे बढ़ाते हुए उस मुलाकात और बातचीत, उन्होंने उसकी मुलाकात और बातचीत को प्रमुखता दी। वहां वे 4 नए पात्रों को परिचय देती हैं, परिचय करवाती हैं, और उस परिवार के परिचय में मुझे उन 4 पात्रों ने मोहा और मेरा मन हुआ कि मैं इनके मन में झांकूं, और मेरा मन हुआ कि मैं उनके आपसी संबंधों की पड़ताल करूं, और मैंने अपने तीसरे अध्याय में वही करने की कोशिश की। तो जो भूमिका मेरे लिए उषा जी और दिव्या जी ने तैयार की, उसी के आधार पर मैंने माँ और पत्नी बने रहकर पारिवारिक मूल्यों को बचाने वाली रेचल के मानसिक अंतर्द्वंद को उभारने की कोशिश की और नील के बालमन पर पड़े प्रभावों को टटोलने की कोशिश की। और मैं ये बहुत ही ईमानदारी से कहती हूँ कि मुझे इसमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, ये बहुत सहज और खुद ब खुद होता गया। मुझे लगता है कि जैसे लोरी रिचर्ड और नील के बीच सेतु थी, यदि रिचर्ड ने नील को खुले मन से अपनाया होता तो कहानी किसी और दिशा में होती, शायद उसका ये रूप न होता। अंत में बात यही कहूंगी कि रेचल और अनंत के माता पिता के संबंधों पर प्रकाश डालते हुए यह उपन्यास प्रेम को रूपायित करता है, जो रंग, भाषा, जाति, धर्म और देश से परे है। रेचल पर भारतीय संस्कृति का इतना गहरा असर है कि वह निराशा के दौर से गुजर कर उससे उभरना जानती है। उसका यह विश्वास है कि उसका ये जो विश्वास है, उसकी जो जिजीविषा है भारतीय संस्कृति के प्रति, उसकी जो आस्था है, वो उसके परिवार को अंत तक बचाए रखती है। मैं पुनः कहूंगी कि यह कथा जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की अवधारणा पर टिकी भारतीय मूल्यों की, मानवीय मूल्यों की स्थापना करती है, जिनकी आजकल बहुत कमी महसूस होती है। कभी कभी लगता है कि जीवन के हर क्षेत्र में मूल्यों में गिरावट आई है, लेकिन जब ऐसे उपन्यास आते हैं तो लगता है कि संवेदनाएं भी टिकी और मूल्य भी टिके हैं, और साहित्य भी उतना खराब नहीं हुआ है जितना कभी कभी पढ़ने में आ जाता है। अपनी रचना की एक छोटी सी रचना से समाप्त करती हूँ कि जहाँ यह उपन्यास अंत होता है वहाँ सबका परिवार बड़ा हो जाता है, एक बड़े बृहद परिवार के भाग बन जाते हैं उपन्यास के सारे पात्र। और यह है कि गांठ खुल गई
गांठ खुल गई और फिर प्रगाढ़ आलिंगन में बंध गई, वहां पर इस उपन्यास का अंत होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। समय बहुत कम है, लेकिन मैं समझती हूँ कि शायद मेरी बात आप तक पहुंची होगी। बहुत बहुत धन्यवाद अवसर देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी, आपने गागर में सागर भरा है और बहुत संक्षिप्त में अपनी बात यहाँ पर रखते हुए इस उपन्यास की महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराई। और मैं ये बताता चलूँ कि जैसा कि हम लोग अभी सुन रहे हैं कि ये उपन्यास मम डैड और मैं में यहाँ की ब्रिटेन की 8 लेखिकाओं का सहयोग है। उषा वर्मा जी के संपादन में हमने उषा वर्मा जी को सुना, वंदना मुकेश जी को सुना, कादम्बरी मेहरा जी को सुना और डॉक्टर कविता वाचक देवी जी को सुना। और इसकी जो 2 अन्य लेखिकाएं हैं, दिव्या माथुर जी और रमा जोशी जी, वो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। उनको भी मेरा बहुत बहुत साधुवाद और आभार। उषा राजे सक्सेना जी इसकी 8वीं लेखिका हैं, लेकिन वो इस कार्यक्रम में किसी कारण दिख नहीं रही हैं, जुड़ नहीं पाई हैं। अब हम बढ़ते हैं डॉक्टर अजय त्रिपाठी जी की ओर कि अभी तक महिलाओं द्वारा लिखे उपन्यास में हमने सब महिलाओं को सुना। अब हम डॉक्टर अजय त्रिपाठी जी को निमंत्रित करते हैं, जो वाकिफ के तकल्लुस से आजकल अपनी काव्य और गज़लों के लिए बहुत मशहूर हो रहे हैं। वैसे नृत्य विशेषज्ञ हैं और मिडलैंड्स में रहते हैं। डॉक्टर अजय त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है, आप जुड़ें। बहुत बहुत शुक्रिया पद्मेश जी। बड़े मैं शौक से और ध्यान से सारी बातें सुन रहा था जो अब तक लोगों ने कही। मैं जो अपनी बात रखूंगा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा फर्क है। मैं एक पाठक की हैसियत से बात ज्यादा करूंगा। ये किताब मेरे को तकरीबन 2-2.5 साल पहले उषा जी ने दी थी, जब इस किताब का ये सोचा था कि इसका रोकन होगा। उस वक्त किसी वजह से वो प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ पाया और फिर मैं भी रख के भूल गया, और अब जब मेरे को पता चला तो मेरे को दोबारा ये किताब पढ़नी पड़ी। तो मैंने 2 बार ये किताब शुरू से आखिर तक बड़े ध्यान से पढ़ी है। इसमें जैसे पहले लोग कह चुके हैं कि इसमें एक तो इसकी अनूठी बात यह है कि इसमें यह नहीं पता चलता कि सचमुच ये 7 महिलाओं ने 7 अलग अलग लेखिकाओं ने लिखी है। कहानी बहुत ही सीमलेसली आगे बढ़ती है और ये कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि कहीं कोई एडिटिंग हो रही है, कोई कहीं स्टोरी जंप हो रही है या अपनी पकड़ ढीली छोड़ रही है। लेकिन मेरे को इसमें कहानी जब हम पूरी पढ़ लेते हैं तब उसके बाद उस पर बात करने का एक अलग नजरिया होता है। मैं जैसे जैसे कहानी पढ़ रहा था, कहानी आगे बढ़ रही थी, उस वक्त जो मेरे दिमाग में विचार आए वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और ये इन विचारों से 2 प्रश्न निकलते हैं जो अगर वक्त मिले तो मैं चाहूंगा कि उषा जी और दिव्या जी इस बात का जवाब दें। कि जब उषा जी पहले खंड में इस बात का जिक्र करती हैं कि जब वो स्पर्म डोनेशन का डिसीजन लेता है बलराज, उस वक्त बड़ा उनकी सिचुएशंस ऐसी थी, परिस्थिति ऐसी थी और हम सब समझ पाए कि हाँ ये निर्णय क्यों लिया गया। लेकिन इतनी चतुराई से उस वाक्य को इतना बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखा गया। जब मैं पहली बार ये किताब पढ़ रहा था 2-2.5 साल पहले, तो मैं ये नहीं समझ पाया। उसके बाद जब वो अनुज और इंग्रिड की जब कहानी चल रही थी, उसमें उसकी मदद होती है, बलराज मदद करता है, तब मेरे दिमाग से लगभग ये बात निकल गई थी कि उस बात का आने वाली कहानी पे कुछ इसकी इंपॉर्टेंस है। और अचानक ही पहला खंड जब खत्म किया है उषा जी ने, तो वहां पे वो जिक्र फिर से आता है जब नील का फोन आता है वापस, और उसको फिर वहां से दिव्या जी ने आगे बढ़ाया। मैं उषा जी से ये पूछना चाहता हूं कि क्या उनके दिमाग में ये प्री कंसीव्ड आइडिया था जब उन्होंने ये स्पर्म डोनेशन का जिक्र किया था उसके स्ट्रगल के टाइम में, तो क्या उन्होंने पहले ही सोच रखा था कि इस बात को वापस लाना है? उनके जो कहानी की रूपरेखा उनके दिमाग में थी उसमें ये था। और दिव्या जी से मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर उषा जी ऐसा न करती, अगर पहला खंड वो वहीं खत्म कर देती कि इंग्रिड का और अनुज का डाइवोर्स हो गया और वहां पे वो खंड खत्म हो जाता है, तो दिव्या जी किस तरह से इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करती? मेरे को नहीं पता ये सवाल इस मंच पे पूछना चाहिए या नहीं, लेकिन मेरी जितनी समझ है मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। और आपने एक पाठक की दृष्टि से
जो प्रश्न उठते हैं उनको भी यहाँ पर प्रस्तुत किया और हम देखते हैं कि इसका उत्तर हमें मिलता है कि नहीं, लेकिन अब उपन्यास तो छप चुका है, हमें उसी रूप में उसे ग्रहण करना होगा। आइए अब हम इसके नाटकीय रूपांतर की ओर बढ़ते हैं और हमारा सौभाग्य है कि कृष्णकांत टंडन जी जैसे वरिष्ठ प्रतिष्ठित जाने माने कलाकार इस बात के लिए राजी हो गए कि वे इसकी नाटकीय प्रस्तुतिकरण करेंगे संक्षिप्त। तो मैं आग्रह करता हूँ कृष्णकांत टंडन जी से, जिनकी अपनी यहाँ पर थिएटर कंपनी भी है और कई भाषाओं में आपके नाटकों और निर्देशनों में हम आयोजन देख चुके हैं। कृष्णकांत टंडन जी, आपका स्वागत है, आप जुड़े। नमस्कार पद्मेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और नमस्कार दिव्या जी, और सबका मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया। तो मैं अपनी कहानी पढ़ता हूं। बलराज ने नील से बड़ी सहजता से बात की थी, जैसे रोजमर्रा का किस्सा हो, किंतु असल में वो एक सख्ते की सी हालत में था। उसकी पाँव बहुत धीरे धीरे पड़ रही थी। हजारों प्रश्न दिमाग में उछल कूद मचा रहे थे, जिसमें मुख्य थे कि वो बाप कैसे बन गया, नील ने उसे कहां से और कैसे ढूंढ निकाला। दोस्तों को अपने बच्चों के लिए हरदम परेशान देखता तो सोचता कि अच्छा ही हुआ कि उसने शादी नहीं की। बच्चे मुसीबत की जड़ होते हैं। आज यार की तबीयत कुछ नासाज है, चल विस्की पीकर टुन्न हो जाते हैं, कल छुट्टी है। अबे तुझे पीने पिलाने के अलावा भी कुछ सोचता है? मामला संगीन है। चल उगल दे, क्या हुआ? दफ्तर में किसी ने तंग किया या कोई लेडी शेडी का चक्कर है? अनुज को अपने दोस्त की हालत का बिल्कुल कोई अंदाजा नहीं था। उसे क्या बताए, कैसे बताए? तू चाचा बन गया। व्हाट? बलराज ने अनुज को नील के विषय में बताया तो उसके खुले हुए मुंह को उसे हाथ से जबरदस्ती बंद करना पड़ा। स्पर्म देने के बाद तूने मुझे बताया था, तो याद है कि मैंने क्या कहा था कि मुझसे पूछ तो लिया होता। पता चला ना कि बिना सोचे समझे काम करने का क्या फल होता है। अनुज ने बलराज को उलाहना दिया। असल में मैं तो उसे भी समझ नहीं आ रहा, मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जॉब भी नहीं थी, विज्ञापन देखा तो उठकर चल दिया। उस समय तो वो 200 पाउंड्स मुझे नेमत लग रहे थे। तूने तो मुझे बताया भी नहीं और खुद चला गया। अच्छा हुआ नहीं कहा, वरना मैं भी तेरी तरह मुसीबत में पड़ जाता। तू क्यों आता? तुझे तो बैठे बिठाए 200 पाउंड जो मिल गए थे। यार तेरी तो झट जॉब लग गई थी, मैंने तो पूरे 3 महीने धक्के खाए थे। सच बात तो यह है कि तेरे वो 200 पाउंड्स उस समय मेरे बहुत काम आए। थैंक्स यार, दोस्त हो तो ऐसा। तो ठीक है, पैसे तूने खर्च किए, अब नील को भी तू ही संभाल। संभालने को तो मैं उसे और उसकी अम्मा को भी संभाल लूंगा, पर बेटा तो वो तेरा है। उसने कौन सा मुझे देखा है? आर यू मैड? वो तुझसे बात कर चुका है। आजकल के जमाने में झूठ बहुत देर तक नहीं चलता। क्या यार, लाइफ में बस यही होना बाकी था। डोंट वरी यार, पहले तू ये देख कि वो तुझसे चाहता क्या है। तू नहीं जानता अनुज, आजकल के बच्चे माँ बाप की जान लेकर भी खुश नहीं होते। ही इज ए टीन, नॉट ए बच्चा। ओह गॉड, अब तो और भी मुश्किल है। आजकल के टीनेजर्स जो ना करें वो थोड़ा है। थैंक गॉड, 200 पाउंड्स के चक्कर में मैं भी अपना स्पर्म डोनेट करने पहुंच जाता तो आज कोई टीनेजर मुझे भी किसी पब में मिलने को कहती। यार तुझे मजाक सूझ रहा है, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। ऑल ऑफ ए सडन नील को मेरी क्या जरूरत आ पड़ी। शुक्र मना कि उसने तुझे 18 साल में पहली बार फोन किया है, नहीं तो तुझे उसके पालन पोषण का खर्चा भी देना पड़ता। सो तो है, एडल्ट होने पर उसने अपने पिता का नाम ठिकाना पूछा होगा और स्पर्म बैंक को बताना पड़ा होगा। ये तो हमें मानना होगा कि उसकी माँ जरूर कोई खुददार औरत होगी जिसने उसे अकेले पाल पोस कर बड़ा किया। यार यहाँ की औरतें भी बस कमाल की होती हैं, बिना मैरिज और हस्बैंड के बच्चा पैदा कर लेती हैं और पाल पोस भी लेती हैं। इंडिया में होती तो उसकी इज्जत की मिट्टी पलीद हो गई होती। इस सब के बावजूद नील मुझसे मिलना चाहता है। यार बच्चे की माँ और बाप दोनों को जरूरत होती है, स्पेशली जो ना हो
उन्हें बस वही चाहिए। शायद उसकी माँ को भी बुरा लग रहा होगा कि उसके इतना सब कुछ करने के बाद भी नील अपने जैविक पिता से मिलना चाहता है। हो सकता है कि वो अपने सीने पर रखा बोझ उतारना चाहती हो, या फिर हो सकता है नील बिगड़ गया हो और उसे तेरी मदद। ओह गॉड, मैं किसी ऐसे झमेले में नहीं पड़ना चाहता। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार कृष्णकांत जी, इतनी सुंदर बहुत बहुत संस्कृति के लिए। और थैंक यू, शुक्रिया। अब हमारे बीच हैं दूसरी अदाकारा हिना बख्शी जी, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है और अनेक नाटकों में, अनेक भाषाओं, भारतीय भाषाओं के नाटकों में विशेष रूप से हमने उन्हें देखा है। आइए हम स्वागत करते हैं हिना बख्शी जी का। हिना जी, आप जुड़े। नमस्कार। मैं वहीं से आगे चलती हूँ जहां से कृष्णकांत जी ने खत्म किया, कि वो कहते हैं कि मुझे ऐसे झमेले में नहीं पड़ना। तो अनुज कहता है, ये तो यार तुझे स्पर्म देने से पहले सोचना चाहिए था ना। तू वही राग आलापता रहेगा या मेरी कुछ मदद भी करेगा? तो बोल, क्या करूं? तेरे लिए मेरी जान भी हाजिर है। नील से मिलने तू मेरे साथ चलेगा ना? मुझे पता था तू मुझसे यही कहेगा। कहीं उसने गोली वोली चला दी तो मेरी लाश को ठिकाने पर लगा देना ना। बलराज ने हंसते हुए कहा, क्या बात करता है तू भी यार। ठीक है, मैं दूर बैठा तुम दोनों पर नजर रखूंगा, जरूरत पड़े तो मुझे इशारा कर देना। बलराज ने सोचा कि इस मामले में उसे रातों की नींद हराम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नील को उसकी मदद चाहिए होगी तो जितना बलराज से संभव होगा वह अवश्य करेगा। रहने के लिए वह उसे एक कमरा भी दे देगा। इतने बड़े घर में वह अधिकतर अकेला ही रहता था। उसकी गर्लफ्रेंड रोजमेरी हफ्ते में 2-1 रात ही ठहर पाती थी, क्योंकि उसकी 2 बच्चियों ने भी उसके नाक में दम कर रखा था। बलराज को जब तक उनकी फीस भी भरना पड़ती थी। वह नील का खर्चा भी उठा लेगा। रोजमेरी और उसकी बच्चियां नील के लिए कोई नई बात होंगी नहीं। यहाँ का तो माहौल ही ऐसा है। रोजमेरी क्या कहेगी, क्या पता। ठहरो बलराज, क्या तुम जरूरत से ज्यादा नहीं सोच रहे हो? ना करते हुए भी बलराज स्वयं अपने और अपने घर को नील के लिए तैयार करने में जुट गया। कहीं ना कहीं उसके मन में इस मुलाकात को लेकर एक शंका थी। शनिवार को घर की सफाई करवाने के बाद उसके क्लीनर सैंड्रा से गेस्ट रूम तैयार करवाने को भी कह दिया था। दूसरी मंजिल पर बने स्पोर्ट्स रूम से लगा हुआ एक बेडरूम भी था, जिसमें शावर और टॉयलेट दोनों थे। इसे बलराज ने बड़े शौक से बनवाया था कि वहां वह अपने मित्रों के साथ पूल आदि खेला करेगा। अपनी तोंद कम करने के लिए उसने आधुनिक जिम के साजो सामान भी खरीद लिए थे, किंतु वह उसके दोस्त वहां बियर चढ़ाते हुए खेल कूद की केवल बातें ही किया करते थे। फुटबॉल के सीजन में तो उसका स्पोर्ट्स रूम थिएटर में तब्दील हो जाता था। आखिर वह दिन आ भी गया। बलराज और अनुज शनिवार 28 नवंबर के दिन 3 कप्स पब पे 3 बजे ही पहुंच गए, ताकि कोने वाले सोफे को घेर सके। इतनी तैयारी के बावजूद बलराज काफी असहज हो रहा था और अनुज उत्तेजित। यार तू सोफे पर सीधे से बैठ, नील तेरा बेटा है, बाप नहीं। अनुज जितना उसे सहज होने के लिए उत्साहित करता था, बलराज उतना ही अस्थिर होता चला जा रहा था। ठीक 4 बजे लंबे छरहरे बदन वाला एक सलोना सा युवक पब में दाखिल हुआ। उसे देखते ही अनुज को जवानी का बलराज याद आ गया। बलराज को जैसे करंट लगा हो। वह दोनों ऐसे उठ खड़े हो गए कि जैसे सोफे पर स्प्रिंग लगा हो, किंतु अनुज ने बलराज को खींचकर वापस सोफे पर बिठा लिया। बलराज को लगा एक ही नजर में नील ने नीली कमीज पहने हुए बलराज को देख लिया था और वह लपकता हुआ उनकी ओर चला आया था। हेलो, नील रत्नम नाइट। काला चश्मा उतारते हुए नील ने अपना परिचय दिया। वह अपनी उम्र से कहीं छोटा लग रहा था। उसके बाल घुंघराले थे और उसकी दाढ़ी मूंछ जैसे अभी कल रात को ही निकली थी। उसकी कमीज का लाल रंग उसके गालों पर झलक रहा था। उसे देखकर बलराज को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसका चौड़ा सीना कुछ और चौड़ा हो गया हो। हेलो बलराज कटियार, गुड टू मीट यू। मी टू।
ये मेरा दोस्त है अनुज। मुस्कुराते हुए नील ने अनुज से भी हाथ मिलाया और वे बैठ गए। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। बलराज को समझ नहीं आ रहा था कि बात का सिरा कहाँ से पकड़े। What will you take, नील? अनुज ने पूछा। Beer will do। नील ने उन दोनों को बियर पीते हुए देख लिया था। अनुज उठकर बियर लेने चला गया। So, you are my father। अनुज के जाते ही नील बोल उठा। Are you sure? बलराज ने पूछा। 100%। Okay। How do I address you? Dad, pops और father? न जाने कैसे और क्यों वे दोनों उद्वेलित हो बैठे। नील उठा और बलराज की तरफ बढ़ा और वे दोनों एक बड़े असहज से आलिंगन में बंध गए। नील की पकड़ मजबूत थी और बलराज भी चाहता था कि वह उसे कुछ देर और गले लगाए रखे, किंतु जल्दी ही वे हैरान और परेशान से वापस अपनी जगहों पर आ बैठे और सोचने लगे कि इस प्रदर्शनी साडोंबर की क्या जरूरत थी। इस बीच अनुज ने आकर बियर की बोतल और गिलास नील के सामने रख दिए। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद, तो घर पर मिलते हैं बलराज। बाय नील, अनुज ने अपना कोट पहनते हुए कहा। डोंट गो फॉर माई सेक, नील ने उठते हुए कहा उसे। सो नील, आजकल तुम क्या कर रहे हो? That was it। जी धन्यवाद। थैंक यू। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हिना जी। आपने और कृष्णकांत टंडन जी ने इस पुस्तक के प्रति आकर्षण को और बढ़ाया इतनी सुंदर प्रस्तुति से। और अब मैं आग्रह समापन की ओर बढ़ रहे हैं। मैं आग्रह करता हूं केंद्रीय हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष, वरिष्ठ साहित्यकार, आलोचक, लेखक अनिल शर्मा जोशी जी से कि आप आएं और आज इस पुस्तक पर अपना विशेष संबोधन दें। अनिल शर्मा जोशी जी, स्वागत है आपका। आप म्यूट हैं, अभी अनम्यूट करें। हाँ, हो गया। धन्यवाद पद्मेश जी। और अगर एक किसी कार्यक्रम में कई बार कहा जाता है कि जो मैंने कहना था वो सब लोगों ने पहले ही कह दिया है, तो मैं इस समय 6-7वें नंबर पर समीक्षा जब अपनी पढ़ूंगा तो बहुत हद तक वैसी ही स्थिति है कि बहुत ही अच्छे तरीके से उषा जी ने, कविता जी ने, वंदना जी ने इस उपन्यास के ऊपर बात रखी है। और कुछ समीक्षाएं भी जो बॉम्बे से पढ़ी या कादम्बरी जी ने भी पढ़ी, वो भी बहुत ही अच्छी थी और इस उपन्यास के साथ न्याय करती हैं। एक पाठक के रूप में अजय जी ने भी अपनी बात रखी है, जो यद्यपि उनका उपनाम तो वाकिफ है पर कई बातों से वो ना वाकिफ लगे, तो उन्होंने सवाल पूछे हैं जिसका उनको जवाब लेखिकाएं देंगी और बहुत अच्छी इसकी नाटकीय प्रस्तुति भी हुई। परंतु मुझे लगता है कि मैंने अपनी समीक्षा में, चाहे अंत में पढ़ रहा हूँ, कुछ ऐसी बातें शायद हों जो कि इस उपन्यास के कुछ नए आयामों पर को आपके सामने प्रस्तुत करें। तो इसलिए मैं उस लिखित समीक्षा को ही पढ़ रहा हूँ, उसके कुछ भागों को संपादित करते हुए। पुस्तक के फ्लैप पर प्रोफेसर अपूर्वानंद ने लिखा है कि यह कहानी टकराहट और विरोध की नहीं बल्कि द्वंद्व की है। वास्तव में इस उपन्यास की नवीनता इसका प्लॉट ही है, जिसमें स्पर्म से पैदा हुए बच्चे का अपने पिता का ढूंढना, उससे भेंट, आत्मीयता, परंतु उसके कारण से दोनों के जीवन में पैदा हुई उलझन और जटिलता, और अंत में इन नए संबंधों पर सभी संबंधित व्यक्तियों या समाज की मोहर लगती है। स्पर्म से पैदा हुए नील को उसकी माँ का पति डैड कहने की इजाजत नहीं देता। यहीं से उसके जीवन का एक मकसद, मतलब अपने जैविक पिता को ढूंढना हो जाता है। नील एक साधारण मनुष्य नहीं है, वह स्पर्म से पैदा हुआ बच्चा है। उसका जन्म से ही जीवन जटिल है, जटिलता ही उसकी नियति है। विवाह संस्था का टूटना, लिव इन रिलेशन का बढ़ना, लैंगिक स्वतंत्रता या व्यावसायिकता के नाते कई महिलाओं द्वारा बच्चे का इच्छा पर गर्भ धारण से इनकार,
आदि समकालीन जीवन की वास्तविकताओं के चलते यह लगता है कि कभी कभी सोचते हुए ऐसा लगता है कि स्पर्म से पैदा हुए बच्चे कहीं मानवता का भविष्य तो नहीं है। कैसे होंगे ये बच्चे? वर्तमान परिवार प्रणाली में इसका स्थान, माता पिता से इनका संबंध, कई ऐसे सवाल हैं जो वर्तमान समाजशास्त्र और संबंधों के सेट पैटर्न पर एक नई सोच और बहस की जरूरत को रेखांकित करते हैं। इस अर्थ में उषा वर्मा जी और अन्य लेखिकाएं बधाई की पात्र हैं कि वे इन अर्थों में इस उपन्यास के माध्यम से एक नई बहस को जन्म दे रहे हैं। एक और अर्थ में इस उपन्यास का कथा तत्व यह है कि यह प्रवासी भारतीयों की तीसरी पीढ़ी की कहानी है। अब यह कहानी सिर्फ भारत से आने, बसने और नए समाज के साथ जुड़ने और टूटने की कहानी नहीं है। यह कहानी सिर्फ अनुमान, कल्पनाओं और पढ़े हुए साहित्य के आधार पर किसी अंग्रेज परिवार की भी कहानी नहीं है। अब यह कहानी ऐसे मिश्रित परिवारों की कहानी है जिसमें अंग्रेज और भारतीय दोनों हैं। और भारतीय मूल की लेखिकाओं के लिए अब यह अनुमान आश्रित नहीं है, क्योंकि सभी के परिवारों में अब यह संबंध आम है। और इसलिए रंग भेद का यह रूप सिर्फ नौकरियों या माइग्रेशन की समस्या नहीं, बल्कि बड़े महीन तरीकों से जिंदगी में भी चला गया है। जैसे उसका एक प्रासंगिक उदाहरण श्रीमती उषा वर्मा देती हैं, जब वे लिखती हैं कि नील और उसकी गर्लफ्रेंड टुंडे इकोली द्वारा लिखित नाटक स्क्रैप ऑफ द ब्लैक देखा, जिसके बारे में नील टिप्पणी करता है कि यही तो सारी बात है कि वह औरत काले आदमी से शादी करने और 3 बच्चों की मां बनने के बावजूद भी अचेतन मन से ब्लैक यानी ब्राउन से द्वेष को मन से नहीं निकाल सकी। उसके प्यार में इतनी शक्ति ना थी कि उसका प्यार जॉन से ना होकर उसके पैसे और पोजीशन से था, जो उसके सोशल स्टेटस वाली औरत को किसी भी अंग्रेज से नहीं मिल सकता था। तो अब यह संबंध रसोई के संबंध हो गए हैं। और कुछ आलोचकों की यह शिकायत रहती थी कि पश्चिम के भारतीय लेखक वहां के लोगों की जिंदगी की प्रामाणिक जानकारी नहीं रखते और उन्हें लेखन और जीवन के इस बदलाव को समझना और स्वीकार्यता देनी होगी। तो यह भी स्पष्ट है कि अब मिश्रित नस्ल की शादियां एक सत्य है और इससे अस्मिता और पहचान के सवालों में भी बड़े बदलाव आएंगे। जहां तक भारतीय संदर्भों की बात है कि ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जिसमें मां ने पति के अतिरिक्त किसी और के संबंध से बच्चे को जन्म दिया। कर्ण की कहानी और धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्म की कहानी भी कुछ मिलती जुलती है। कहीं कहीं नील के चरित्र में अपने कुल और पिता की खोज में कर्ण जैसी तड़प दिखाई देती है। ऐसे संबंध चाहे आज हो या महाभारत काल में कुछ ऐसी जटिलताएं जीवन में प्रस्तुत करते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि इस उपन्यास में रैचल के चरित्र पर और काम किया जा सकता था। रैचल स्पर्म के आधार पर बच्चे को जन्म देने वाली मां है। उषा वर्मा लिखती हैं कि पति के होने पर शरीर के रेशे रेशे से सघन अनुभूत जीव रस के संचार होने पर प्यार का एक सजीव आकार ग्रहण आकार करता जीवन है, तो दूसरी ओर एक अनजान शरीर की ऊर्जा जो जाने कितने दिनों तक हिमखंड बनी रही, वह गर्भ के ताप से जीवन में परिवर्तित तो हो गई, पर क्या वह अपनी निसंगता में ममत्व को विस्तार दे पाएगा? इस मां के लिए कितनी चुनौतियां हैं। केवल जन्म देने से वह चुनौती समाप्त नहीं होती। रिश्तों की उलझने, भावनात्मक उद्वेलन, संवेदनाओं में डूबते उतराते रैचल का जीवन अपने आप में एक उपन्यास है। वह 2 बच्चों की मां है, एक जिसका पिता उसका पति है, दूसरा जिसे उसका बेटा ढूंढ रहा है। उसे नहीं पता कि इन संबंधों की यात्रा किस पड़ाव पर पहुंचेगी या किस भंवर में डूब जाएगी, पर उसकी संवेदनशीलता और ममत्व इस उपन्यास का एक प्राण। इस उपन्यास की एक बहुत रोचक बात यह है, जिसके बारे में जिक्र भी हुआ, जो मैं अंत में जिस बात को लाना चाहूंगा वो ये है कि अलग अलग लेखिकाओं की कैसी भूमिका रही। कादम्बरी जी ने अपनी एक समीक्षा जो पढ़ी उसमें उसका एक उल्लेख हुआ, तो उसको मैंने भी इस तरह से देखा है कि उपन्यास सभी लेखिकाओं के लिए एक तरह से चुनौती भी था। श्रीमती उषा वर्मा ने उपन्यास का प्लॉट खोजा, उसका तार तार जोड़ा, कहानी में चुनौतियां जोड़ी, पात्रों को जन्म दिया और कथ्य और भाषा की चुनौतियों के साथ बाकी लेखिकाओं के लिए छोड़ दिया। अंत में उन्होंने समापन की भी जिम्मेदारी ली और बिखरे हुए धागों को एक करके स्थितियों का समाधान भी प्रस्तुत किया। वे पहले खंड को लिखने के कारण इस उपन्यास की देवकी हैं और आखिरी खंड लिखने के कारण यशोदा वाली गिनती में भी आती हैं। उनके चिंतन, सोच, बौद्धिकता और रचनात्मकता ने इस कृति को जन्म दिया है।
इस प्रयोग की विशेषता यह है कि अकेला उपन्यास हमें ब्रिटेन की 7 लेखिकाओं की लेखन शैली से परिचित कराता है। दिव्या माथुर ने दूसरा खंड लिखा है। वे व्यक्ति मनोविज्ञान की विश्लेषक हैं। उनकी कहानियों में संवाद कहानी को बढ़ाते और परिस्थितियों को उद्घाटित करते हैं। इस संवाद शैली का परिचय उनके खंड में मिलता है। नील और उसके जैविक पिता बलराज की पहली बार भेंट इस उपन्यास की महत्वपूर्ण घटना है, जिसे उन्होंने बड़ी कुशलता पूर्वक निभाया है। इस खंड में अंग्रेजी वाक्यांशों का प्रयोग इस तरह से किया गया है कि वे भाषा के प्रवाह में बाधा पैदा न करें और साथ ही घटनाएं प्रामाणिक लगें। वंदना मुकेश का लिखित खंड चमकदार है। उनकी कहानियों उन्हें कहानियों को बारीक बुनना आता है। नील द्वारा अपने जैविक पिता के मिलने के आग्रह पर यह वर्णन, वह आदमी कौन है, कहाँ रहता है, क्या उसका भी एक परिवार है, क्या उसके परिवार वालों को इस सब के बारे में पता है, क्या इस रहस्य के सामने आने से उसका परिवार बिखर नहीं जाएगा। किंतु वह स्वयं पर नियंत्रण रखे एक ही स्लाइस पर बिना बटर के नाइफ फेरे जा रही थी। बहुत मुश्किल से रेफल की कमजोर सी आवाज निकली, इफ दैट मेक्स यू हैप्पी। अचानक टेबल पर से सब चले गए। यह एक इत्तेफाक था या वाकई सब खा चुके थे। उन्होंने एक कठिन काम यह भी किया कि उन परिस्थितियों को उपन्यास में सृजित किया जो रैचल को एक एशियन व्यक्ति के स्पर्म को लेने तक भावनात्मक रूप से पहुंचाती हैं। इस हिस्से को विश्वसनीय बनाना एक कठिन चुनौती थी जिसे उन्होंने दक्षता पूर्वक पूरा किया। कादम्बरी मेहरा के जिम्मे जो खंड आया वह बलराज का जीवन था। विभाजन से लेकर उसके परिवार के इतिहास को सृजित करना और उसके एक अंग्रेज महिला रोजमरी के प्यार की कहानी गढ़ना, दोनों प्रकरण विश्वसनीय हैं, प्रामाणिक हैं और रोचक हैं। उषा राजे के सक्सेना के लेखन की अपनी शैली और विशेषताएं हैं। वे वरिष्ठ लेखिका हैं। उषा राजे सक्सेना में यह क्षमता है कि वे एक दोपहर पर ही पूरा उपन्यास लिख दें। वे छोटे छोटे विवरणों का बहुत ध्यान रखती हैं। उनके खंड से ही बलराज का वर्तमान जीवन, उसके प्रेम संबंध, उसकी प्रेम दृष्टि स्पष्ट होती है। इस खंड से पूरे उपन्यास को एक रचनात्मक ऊंचाई मिलती है। रमा जोशी के लिखे खंड की विशेषता यह है कि उन्होंने नील के चरित्र को केंद्र में रखा और स्पर्म से पैदा हुए युवा की मानसिकता को जांचने परखने का मौका दिया, जो इन संबंधों को लेकर उहापोह में है और उसके कारण कई रिश्ते टूटे पत्तों से बिखरने लगे हैं, कहीं बेल सी उलझी हुई शाखाएं आने लगी हैं। इसी खंड में जैविक पिता बलराज और जन्म देने वाली मां बलराज की मुलाकात होती है, जिसे लेखिका ने सुयोग्य तरीके से निभाया है। कविता वाचक ने भी एक अनुभवी लेखिका है, उन्हें क्लाइमेक्स सर्जित करना था। यह बड़ी चुनौती थी। हिंदी फिल्मों का वह दृश्य जिसे हैप्पी एंडिंग कहा जाता है। इन जटिल परिस्थितियों में से रिश्तों की जटिलताओं को एक सकारात्मक मोड़ पर ले जाना था। उनके लेखन में एक बात यह महत्वपूर्ण थी कि उन्होंने रिचर्ड यानी नील की मां के पिता को विलेन नहीं बनने दिया। उसके चरित्र को एक समुचित आकार दिया, जिससे यह उपन्यास फिल्मी कहानी बनने से बच गया। कविता वाचक नवी की पर्यवेक्षण दृष्टि बड़ी गहरी और संवेदनशील है। उनका कथन उनकी इस दृष्टि का परिचायक है। मां होने और रिश्ते बचाने बनाने के बीच एक सीधा संबंध होता है। धरती की प्रत्येक स्त्री अपनी इस नैसर्गिक विशेषता से संसार को सुखमय बनाती चली आई है। कितनी तरह, कितनी बार उसने कितने रिश्ते बचाए, इसका पता उन रिश्तों को भी नहीं चलता। यह उपन्यास उषा वर्मा जी का विजन है। उनकी प्रयोग धर्मिता से भरी रचनात्मकता के लिए उन्हें बहुत बधाई। परंतु यह उपन्यास एक ज्वाइंट वेंचर भी है और इस सफल प्रयोग के लिए योगदान करने वाली सभी लेखिकाओं को शतशः बधाई। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार अनिल जी। आपने बहुत संक्षिप्त में बड़ा विस्तार से इस पुस्तक की जो यहाँ पर भूमिका प्रस्तुत की और हमेशा की तरह आपका उद्बोधन बहुत प्रशंसनीय है। और आज हमारे बीच उपस्थित हैं। इससे पहले कि मैं मीरा कौशिक जी को निमंत्रित करूं, हमारे यहाँ पे भारतीय मूल के ब्रिटिश सांसद वीरेंद्र शर्मा जी, मैं आग्रह करूंगा कि आप कुछ टिप्पणी दें। सबसे नमस्कार कर लीजिए वीरेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी। बहुत अच्छा लगा। बहुत से कुछ दोस्त जिन्हें कुछ वक्त के बाद देखने का मौका मिला, दूसरे कई दोस्तों को पहली बार देखने का मौका मिला, और शायद ये कंटिन्यूएशन हो आगे के लिए कि हम वो दोस्तों की जो ये गोष्ठी चलती रहे। मैं तो कोई राइटर नहीं हूं, सुनने का मेरी आदत है। आपको मालूम है कि मैं सुनता अच्छा हूं, और उस पे
जो कोई टिप्पणी करनी वो आप जैसे जो स्कॉलर्स एंड राइटर्स हैं वो ही कर सकते हैं, लेकिन मैं जो सुना, ये जो पुस्तक है वो मैंने नहीं पढ़ी अभी, उसके लिए माफी, लेकिन राइटर्स जो उसमें है साथ, उनको मैंने जाती तौर पे भी बहुत से लोगों को जानता हूं, उनमें से उन राइटर्स को, उनकी सोच को समझता हूं, और जो अभी टंडन साहब ने एंड मिस बख्शी ने और दूसरों ने उसके लेकर उनमें से टॉपिक्स को कैसे एक्सप्रेस किया, उससे मैं ये जरूर महसूस करता हूं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होने के नाते कि वो ब्रिटेन की जो मौजूदा सोसाइटी में चेंज आ रही है, जो वैल्यूज हम 100 साल पहले अपनी पुस्तकों में पढ़ते थे या देखते थे, उसमें वो जो चेंज आ रही है सोच में, जो एक्सेप्ट करना जो 21st सेंचुरी या 21st सेंचुरी का सोशल एंड इकोनॉमिक ढांचा बदल रहा है, उसमें हमारी कम्युनिटीज का क्या रोल है, और हम उसी स्टैटिक हैं या हम मूव कर रहे हैं उस सोच के साथ साथ, जो तब्दीली को एक्सेप्ट करके और उसमें अडॉप्शन के लिए चले हैं, उसका जो उन्होंने इंडिकेट किया है, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। उस के लिए बधाई देता हूं कि अपने आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी, आप हमारे सभी कार्यक्रमों में मेरी तो रिक्वेस्ट है कि आगे मुझे याद करते रखो। जी, आप आते रहते हैं और आपके आने से हम लोगों को बहुत बल मिलता है वीरेंद्र जी, और आप कहते हैं ये बात बड़ी विनम्रता से, लेकिन जो आपने अपनी टिप्पणी दी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो साहित्यकार का दायित्व है कि वो परिवर्तन, समाज में जो परिवर्तन हो रहा है उसे प्रस्तुत करता रहे अपने लेखन के माध्यम से, और यही हम लेखकों और साहित्यकारों का नियम है लेखन का। अब मैं समापन की ओर बढ़ता हूं, और उसके पहले मैं बताता चलूं अपने आगे के कार्यक्रमों को भी। अगले शनिवार को बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है वातायन का, जिसमें अमेरिका से अनूप भार्गव जी आज जुड़े हुए भी हैं हमारे साथ। अनूप भार्गव जी इसमें साक्षात्कार करेंगे अशोक चक्रधर जी के साथ। तो वैश्विक कार्यक्रम के अंतर्गत ये एक महत्वपूर्ण आयोजन होगा अगले शनिवार को शाम को 4 बजे वातायन का, और साथ में कल 12:30 बजे वैश्विक हिंदी परिवार का जो भाषा विमर्श कार्यक्रम होता है, इसमें पहले सत्र में लोकार्पण और चर्चा होगी। यह कार्यक्रम 12:30 बजे हमारे यूके टाइम से शुरू होगा, जिसमें प्रेम जन्मेजय जी और बीना शर्मा जी की पुस्तकों पर चर्चा होगी। और दूसरे सत्र में हंगरी से विदेशों में हिंदी के ऊपर बातचीत होगी। मारिया नेजिसी जी से संवाद मैं कर रहा हूं कल, तो यह कार्यक्रम तकरीबन 1:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही अब मैं निमंत्रित करता हूं मीरा कौशिक जी को वातायन की अध्यक्षता की आप इसका औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन दें। मीरा कौशिक जी। जी धन्यवाद पद्मेश जी। सियाराम शरण गुप्त ने लिखा था, आश्वासित हूं, समाश्वासित हूं, हरित भाव से मन में। उनके लेखे को उद्धृत करते समय मैं सचमुच प्रवासी हिंदी के वर्तमान और भविष्य को लेकर अति उत्साहित हूं। इस गोष्ठी की अधिकतर 7 अधिनायिकाएं मुझसे सीनियर हैं, और मॉम डैड और मैं उनकी परिपक्वता का एक जागता हुआ उदाहरण है। इसका नेतृत्व करने के लिए उषा वर्मा जी को बधाई। बिना किसी साहित्यिक प्रतिस्पर्धा या उठापटक के एक दूसरे का विश्वास करके इस प्रयोग में उन्होंने भाग लिया और इसे इस पुस्तक के रूप में प्रस्तुत किया। आज साहित्य में वात्स्यायन नग्गे जी से प्रेरित होकर शायद बहुत कम काम हो रहा है, और उनकी शिष्या होने के नाते उनका नाम सुनकर अच्छा लगा। इसके साथ यह पहला प्रयोग एक अलग रचनात्मक जमीन से जुड़ी हुई लेखिकाओं को एक ऐसी ऐतिहासिक संदर्भ में जोड़ता है जो ब्रिटेन के प्रवासी लेखन को विश्व में अलग स्थान देता है। आज का कार्यक्रम वातायन के लिए सामरिक
महत्व वाला यानी स्ट्रेटेजिक था और उषा जी और सभी लेखिकाएं इसके लिए बधाई की पात्र हैं। आज भाग लेने वाले विद्वान विनीता सहाय, कविता वाचक नवी, कादम्बरी मेहरा जी, डॉक्टर वंदना मुकेश, डॉक्टर अजय त्रिपाठी और साथ में के साहब और रेना बख्शी, आप सबका बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ देश विदेश से अनेक विद्वान और कई गुणीजन और विदुषी महिलाएं भी शामिल हैं। उन सब का अभिनंदन। और वीरेंद्र शर्मा जी, अनिल जोशी जी, कृष्ण कुमार जी, डॉक्टर पांडे, अनूप जी और कई नए लोग भी आज हमारे साथ शामिल हैं। आप सबको अगले शनिवार के लिए इसी समय हमारे साथ शामिल होने का आमंत्रण देती हूँ और पद्मेश जी आपका प्रताप बना रहे। मेरी और दिव्या माथुर की तरफ से आप सबको जो औपचारिक धन्यवाद वातायन की ओर से भी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आभार जुड़ने के लिए, और इसी प्रकार से जुड़ते रहिए तो वातायन और हम सब सदस्यों का मनोबल बढ़ता रहता है कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए। और मिलते हैं कल 12:30 बजे भाषा विमर्श के कार्यक्रम में और अगले शनिवार को अशोक चक्रधर जी और अनूप भार्गव जी के साथ विशेष संवाद कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।